तो वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिसीज। अच्छा, पॉलिसीज में सबसे पहले तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक इन्फ्लेशन याद होना चाहिए। मतलब इन्फ्लेशन में आपको सिर्फ कॉजेस पता होना चाहिए, और कॉजेस इन्फ्लेशन के दो थे, अगर आपको याद हो। तो ये मैं काफी स्लो जाऊंगा, तो गौर से सुनना। देखो, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमी का क्या बढ़ता है, प्राइस लेवल बढ़ता है। तो ये बेसिक बात तो हमें ऑलरेडी पता है एएस लेवल से कि भाई प्राइस लेवल बढ़ती है तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेशन बढ़ती है जब इकोनॉमी में शॉर्टेज होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है शॉर्टेज होगी तभी तो प्राइस लेवल बढ़ेगी, वरना थोड़ी बढ़ेगी। तो शॉर्टेज की वजह से प्राइस लेवल जो है वो बढ़ती है। तो इकोनॉमी में शॉर्टेज दो तरीके से हो सकती है। या तो आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से शॉर्टेज हुई है, दिस इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अगर आपको याद हो। या तो शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कम हुई है। अब शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कब कम होती है? जब इकोनॉमी में कॉस्ट बढ़ती है। तो इस इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका मतलब मुझे जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दोनों को सॉल्व करना है। तो एडी के बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई के कम होने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। तो मेरे टारगेट्स यहाँ पर बहुत सिंपल है। मुझे अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मैं एग्रीगेट डिमांड को कम कर दूंगा। मुझे अगर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई वाला जो मसला है, जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, अगर उसको सॉल्व करना है तो मैं शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा दूंगा। इन दोनों को एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि आप सिंपली जो है वो अपने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा दो। तीन सोल्यूशन है आपके पास। या तो आप एग्रीगेट डिमांड को कम कर दो, या तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा दो, या लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा दो। तीनों में से कोई एक चीज आप कर सकते हो। तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने के लिए और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने के लिए द पॉलिसीज यू यूज आर सप्लाई साइड पॉलिसीज। तो सप्लाई साइड पॉलिसीज का काम ही ये होता है कि इकोनॉमी में सप्लाई को बढ़ाना है। इसका मतलब सप्लाई साइड पॉलिसीज आर यूज टू मैनेज द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। और अगर आपको एग्रीगेट डिमांड को कम करना है तो एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए यू विल हैव टू यूज डिमांड साइड पॉलिसीज। डिमांड साइड पॉलिसीज का काम ही होता है टू मैनेज द एग्रीगेट डिमांड। अब डिमांड साइड पॉलिसीज भी दो तरीके की होती हैं। या तो आप कॉन्ट्रैक्शनरी या डिफ्लेशनरी डिमांड साइड पॉलिसीज लगाओगे अगर आपको एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, या तो आप एक्सपेंशनरी या रीफ्लेशनरी डिमांड साइड पॉलिसीज लगाओगे अगर आपको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। क्योंकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं और हमारा टारगेट एटी को कम करना है, तो वी विल हैव टू यूज कॉन्ट्रैक्शनरी डिमांड साइड पॉलिसीज, जो कि मेरी इकोनॉमी में महंगाई को कम कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिमांड साइड पॉलिसीज को कवर करेंगे। और डिमांड साइड पॉलिसीज भी कौन सी कवर करेंगे? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज, जिसमें हमारा टारगेट इतना है कि हमें एग्रीगेट डिमांड को कम करना है। तो एक बार जब ये हो जाएगा तो फिर हम सप्लाई साइड पॉलिसीज पाएंगे। सही है, सप्लाई साइड पॉलिसीज पाएंगे। ठीक है, तो डिमांड साइड पॉलिसीज में आप क्या करोगे? डिमांड साइड पॉलिसीज में आप एग्रीगेट डिमांड को कम करोगे, कॉन्ट्रैक्शनरी डिफ्लेशनरी पॉलिसी इस्तेमाल करोगे। तो पहली आपकी जो पॉलिसी होती है उसको कीन्सियन डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी भी कहते हैं, उसको फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, उसको बजट पॉलिसी भी कहते हैं। तीन नाम होते हैं इसके, कीन्सियन डिमांड मैनेजमेंट, फिस्कल पॉलिसी या बजट पॉलिसी। तो मेन जो पॉलिसी रिवॉल्व कर रही है ना, वो बजट के अराउंड कर रही है। देखो, हर पॉलिसी के टूल होते हैं। जैसे फिस्कल पॉलिसी या कीन्सियन डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी या बजट पॉलिसी के दो टूल्स होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और दूसरा होता है टैक्सेशन। एक होता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और दूसरा होता है टैक्सेशन। अब आपको यहाँ पर ना एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन याद होनी चाहिए। एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, सही है, इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये आपकी पॉलिसी है। ठीक है, मतलब ये आपकी इक्वेशन है। मुझे इस इक्वेशन में इन कंपोनेंट से खेलना है और मुझे एग्रीगेट डिमांड को कम करना है या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कम करना है। अब आप एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिखो, बात एक ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन के आपके पास टूल्स हैं। इसके थ्रू आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट का बजट क्या होता है। आप देखो, गवर्नमेंट का बजट क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग माइनस गवर्नमेंट रेवेन्यू विच इज टैक्स रेवेन्यू। तो जब आप इन दोनों चीजों को माइनस करते हो ना, तो अगर आपके पास आंसर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आंसर का मतलब है कि देयर इज अ बजट डेफिसिट इन द इकोनॉमी। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन द टैक्स रेवेन्यू। और अगर इकोनॉमी में बजट सरप्लस है तो टैक्स रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो बेसिकली आप जो है ना वो गवर्नमेंट के बजट को यूज करके एग्रीगेट डिमांड को अभी कम करोगे, क्योंकि हम जो पॉलिसी अभी डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में आप क्या करोगे? आपका टारगेट है टू रिड्यूस द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी। तो आप क्या करोगे? गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करोगे और टैक्सेशन को बढ़ाओगे। आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करोगे और टैक्सेशन को बढ़ाओगे। तो क्या करोगे? आप सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दो, बिकॉज जी इज पार्ट ऑफ एटी। तो आप जी कम करोगे, ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएगा।
क्योंकि इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम करती है, अब चाहे वो सब्सिडीज पे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे हो, या वो किसी भी चीज पे हो, आप एज अ गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम करोगे ना, तो इकोनॉमी में डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम होगी, इकोनॉमी में ग्रोथ कम होगी, और इकोनॉमी में ईडी कम हो जाएगा, या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। आप इनकम टैक्स को बढ़ाओ, इकोनॉमी में डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? इनकम आफ्टर टैक्स। तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो स्पेंडिंग कम होगी, स्पेंडिंग कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो अगेन ईडी कम हो जाएगा। आप कॉर्पोरेशन टैक्स को बढ़ाओ। व्हाट इज कॉर्पोरेशन टैक्स? जो बिजनेस के प्रॉफिट्स पे लगता है। आप कॉर्पोरेशन टैक्स को बढ़ाओगे, बिजनेस के रिटेन्ड प्रॉफिट्स पे अफेक्ट आएगा। क्या अफेक्ट आएगा? रिटेन्ड प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। रिटेन्ड प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? कम। जब रिटेन्ड प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होगी, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होगी तो उससे भी जो है वो आपका ईडी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बिकॉज आई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इक्वेशन। तो बेसिकली आपने इक्वेशन की मेजॉरिटी चीजों को कम कर दिया, तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपकी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो गई। तो आपने ईडी को कम करके कौन सी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आपने ईडी को कम करके कौन सी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फिस्कल पॉलिसी की सबसे बड़ी बुराई क्या है? फिस्कल पॉलिसी की सबसे बड़ी बुराई ही यही है कि ये आपको सिर्फ डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल करके देती है, कॉस्ट पुश का कोई लेना देना नहीं है इससे। फिस्कल पॉलिसी से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का कोई लेना देना नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। fiscal policies are not used to reduce cost push inflation। सही है? तो फिस्कल पॉलिसी की क्या बुराई है? फिस्कल पॉलिसी आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम करके नहीं देती। और एक और चीज याद रखना, पेपर में ना आपको कभी भी वो इतना सिंपल नहीं करके देगा, आप A2 के बच्चे हो, आपको वो ये नहीं लिख के देगा कि बेटा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कम करके दिखाना है फिस्कल पॉलिसी, तो ये दिखा दो। ये सबसे आसान सवाल होगा जो एक बार आ भी चुका है। अभी रिसेंट पेपर में उसने क्या टेस्ट करा है 2024 के पेपर में, सेम सवाल था, वर्ड चेंज कर दिया। बोला एक गवर्नमेंट बजट सरप्लस रन कर रही है, तो बजट सरप्लस रन कर रही है तो बताओ इकोनॉमी में ऐसा क्या मसला है और इस पॉलिसी की इफेक्टिवनेस बता दो। तो ये एक हिंट है। एक इकोनॉमी में बजट सरप्लस का मतलब क्या हुआ? इफ अ गवर्नमेंट रन्स अ बजट सरप्लस, if a government runs a budget surplus, this means that the tax revenue is greater than the government spending। इसका मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया हुआ है और स्पेंडिंग को कम करा हुआ है, तो इसका मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है और गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाई हुई है। इस तरह आपको कैच करना है सवाल, इस तरह आपको सवाल कैच करना है, तब जाके आप उसको सही चीज समझा पाओगे, वरना गलती कर दोगे पेपर में, वरना पेपर में जो है ना वो गलती हो जाएगी। तो बजट सरप्लस जब एक गवर्नमेंट रन करती है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करेगी और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और डिमांड को कम करना है। सही है? तो जब एक गवर्नमेंट में बजट सरप्लस होगा तो टैक्स रेवेन्यू इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसका मतलब आपने टैक्स को बढ़ाया हुआ है और स्पेंडिंग को कम करा हुआ है। तो जब आपने टैक्स को बढ़ाया हुआ है और स्पेंडिंग को कम करा हुआ है तो इसका मतलब आपने कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाई हुई है, और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आप जब भी लगाओगे आपका बजट हमेशा सरप्लस ही होगा, क्योंकि रेवेन्यू आपको ज्यादा मिल रहा होगा, स्पेंडिंग आप कम कर रहे हो। अब हर पॉलिसी में कोई ना कोई बुराई होती है, तो फिस्कल पॉलिसी में काफी बुराई है। हर पॉलिसी में कोई ना कोई बुराई होती है, तो फिस्कल पॉलिसी में काफी बुराई है। फिस्कल पॉलिसी में क्या बुराई है? सबसे पहली बुराई जो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की होती है ना, वो ये होती है कि आप एग्रीगेट डिमांड को कम कर रहे हो, आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कम कर रहे हो, तो इसका मतलब मुल्क में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्रों में। महंगाई को कंट्रोल करने के चक्रों में आपने एग्रीगेट डिमांड तो गिरा दिया, पर आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम होगी, आपकी इकोनॉमी में डिमांड फॉर लेबर कम होगा, आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, रिसेशन आ सकता है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस कहते हैं इसको। देखो ये वर्ड्स पेपर में यूज करने हैं आपको। व्हाट इज द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? आपने इन्फ्लेशन की कंट्रोल करने की नीयत से एग्रीगेट डिमांड को कम करा, पर आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई क्योंकि डिमांड फॉर लेबर कम हो गया, आपके मुल्क में रिसेशन भी आ गया, आपके मुल्क में रियल जीडीपी कम हो रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। क्योंकि देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट मोस्टली फॉलो कर रही होती है, और भी होते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी, महंगाई को कंट्रोल करना, फुल एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होना, और इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल जीडीपी ज्यादा से ज्यादा होना। ये 3 चीजों को गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है, पर नहीं होता। क्योंकि आप एग्रीगेट डिमांड को कम करोगे तो आप महंगाई तो कंट्रोल कर लोगे, पर अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ वाला मसला हल नहीं होगा, क्योंकि ये तो बढ़ जाएगा उल्टा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है, एंड देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं, बाकी 2 ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, बाकी 2 ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहे, तो ये एक मसला है, ये एक मसला है। इसके बाद भाई इनकम टैक्स को बढ़ा रहे हो, वर्कर्स की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, तो वो ज्यादा वेजेस डिमांड करेंगे। जब वो ज्यादा वेजेस डिमांड करेंगे तो इकोनॉमी में कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो बिजनेस के प्रॉफिट्स कम होंगे, और जब इकोनॉमी में कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कौन सी इन्फ्लेशन आएगी?
जब इकोनॉमी में कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कौन सी इन्फ्लेशन आएगी? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्रों में दूसरी इन्फ्लेशन आ जाएगी मुल्क में। एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्रों में डिमांड पुल से बच गए तो कॉस्ट पुश आ गई। फिर आप ये भी कह सकते हो कि यार इनकम टैक्स बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, तो बाहर मुल्कों में लोग क्या करते हैं? देखो, डेवलप्ड कंट्रीज में जब इनकम टैक्स बढ़ता है ना, तो लोग ये कहते हैं कि यार हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है, हमारी स्पेंडिंग कम हो रही है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कम हो रहा है, तो हम ऐसा तो होने नहीं देंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि जब तक इनकम टैक्स बढ़ा हुआ होता है ना, वो लोग अपनी सेविंग्स को रन डाउन करते हैं। वो कहते हैं कि यार मसला नहीं है, चलो इनकम टैक्स आपने बढ़ा दिया ना, डिस्पोजेबल इनकम हमारी कम कर दी, हम स्पेंडिंग तो नहीं रोकेंगे अपनी। तो वो लोग अपनी सेविंग्स को रन डाउन करते हैं और अपनी स्पेंडिंग को कंटिन्यू रखते हैं। तो फायदा क्या हुआ? अगर लोगों ने अपनी स्पेंडिंग को कंटिन्यू रखा और स्पेंडिंग कम ही नहीं करी, तो पॉलिसी लगाने का फायदा क्या हुआ? फायदा ही नहीं है कुछ। इसका मतलब पॉलिसी फेल कर गई आपकी। पॉलिसी आपकी फेल कर गई। क्लियर है ये चीज? आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करी, सब्सिडीज रोक दी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रोक दिए, सोशल अनरेस्ट हो जाएगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगी। दिस माइट इंक्रीज द क्राइम रेट ऑफ द इकोनॉमी। नाउ दिस इज अ वेक पॉइंट फॉर एन A2 स्टूडेंट, पर लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम गिरेगी, तो स्टैंड ऑफ लिविंग गिरेगा, तो पॉवर्टी बढ़ेगी, बच्चों वाला पॉइंट है। इनकम टैक्स बढ़ेगा तो लोग अपनी इनकम छिपाना शुरू कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप लिंक करोगे विद लेफर कर्व। व्हाट इज अ लेफर कर्व? जरा सुनना गौर से। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लेफर कर्व। लेफर कर्व क्या होता है सुनना। दिस इज अ लेफर कर्व। दिस इज अ लेफर कर्व। लेफर कर्व आपको शो करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड द टैक्स रेवेन्यू। लेफर कर्व आपको रिलेशन शो करता है बिटवीन द टैक्स रेवेन्यू एंड द टैक्स रेट। देखो, एट टू द पॉइंट आप टैक्स रेट बढ़ा रहे हो ना, एक हद तक देखो, टैक्स रेट जब आप बढ़ाते हो ना, एक हद तक टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। फिर लोग इतराना शुरू हो जाएंगे। जब लोगों की हटना शुरू होगी ना, तो टैक्स रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आप टैक्स बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, टैक्स रेवेन्यू आपका बढ़ता जा रहा है। एक ऑप्टिमम टैक्स रेट होगा जो कि बेस्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा इकोनॉमी के लिए। अगर आप और लालच दिखाओगे ना एज अ गवर्नमेंट, और आप मजीद टैक्स को बढ़ा दोगे, तो फिर टैक्स रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब आप टैक्स रेट बढ़ा रहे हो तो टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? पीपल आर हाइडिंग देयर इनकम्स। People are hiding their incomes. People have started to evade the taxes. People have started to evade the taxes. इसका मतलब ये हुआ कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप इनकम टैक्स को बढ़ाते हो तो लोग अपनी इनकम्स हाइड करके टैक्स इवेजन शुरू कर देते हैं। एंड टैक्स इवेजन इज इलीगल, पर फिर भी लोग करेंगे। आप क्या कर लोगे? टैक्स इवेजन इज इलीगल, फिर भी लोग करेंगे। डिसइंसेंटिव क्रिएट होता है, लोगों का काम करने का दिल ही नहीं चाहेगा। लोग बोलेंगे साला जितना कमा रहा हूँ सब टैक्स में जा रहा है, तो क्या फायदा काम करने का। कुछ लोग मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, एमिग्रेट कर जाते हैं, उन मुल्कों में जाते हैं जो टैक्स हेवंस होते हैं, जहां पर इतना टैक्स नहीं होता। उन कंट्रीज में जाते हैं जो टैक्स हेवंस होते हैं। व्हाट आर टैक्स हेवंस? व्हाट आर टैक्स हेवंस? टैक्स हेवंस वो मुल्क होते हैं जहां पर टैक्सेस नहीं होते। सही है। कॉर्पोरेशन टैक्स को बढ़ाओगे, इससे भी टैक्स इवेजन होगी, अगेन दिस इज इलीगल। पर कॉर्पोरेशन टैक्स को बढ़ाने से फर्म्स विल बी डीमोटिवेटेड। वो बोलेंगे कि यार इतना ज्यादा आप टैक्स लगा रहे हो, हमारे रिटेन प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, तो वो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और जो बंदा बिजनेस खोलने का सोच रहा था ना, वो भी बिजनेस नहीं खोलेगा। वो बोलेगा इतना टैक्स ये लोग ले रहे हैं, धंधा खोलने का यहाँ फायदा ही नहीं है। तो वो डिस्करेज करेंगे न्यू एंटरप्राइज को। अगर आपने कॉर्पोरेशन टैक्स को बढ़ा दिया तो ये बहुत ज्यादा आपकी कंट्री के लिए नुकसानदेह। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दिया, सब्सिडीज कम कर दी। अब आप अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सब्सिडी दे देते। आप अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को क्या देते थे? सब्सिडी देते थे। और आपके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते थे, तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाता था। अब आपने एक्सपोर्ट सब्सिडी हटा दी। आपने एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या करी? हटा दी। आपने जैसे ही एक्सपोर्ट सब्सिडी हटाई, तो अगेन नुकसान है आपके मुल्क के लिए। क्यों नुकसान है? इफ यू रिमूव द एक्सपोर्ट सब्सिडी, आपके एक्सपोर्ट वापस महंगे हो जाएंगे। और जब आपके एक्सपोर्ट वापस महंगे हो जाएंगे, तो योर एक्सपोर्ट्स विल बी अनकंपेटिटिव। एंड व्हेन योर एक्सपोर्ट्स विल बी अनकंपेटिटिव, तो आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिरेगा। फिर इसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज है। सही है। तो मसला भी इतने सारे मैंने आपको इवेल्युएटिव फॉर्मेट बता दिए, कोई इनमें से तीन याद कर लेना, सारे तो याद होने की जरूरत भी नहीं है भाई। ना आपको इतना याद होंगे, छोटा सा दिमाग है आप लोगों का। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, कोई भी तीन अच्छे पॉइंट्स याद कर लो जो आपको अच्छे लगते हैं। आंसर तो इसके मैं कंस्ट्रक्टेड दूंगा पूरे। अब मैंने जो पॉइंट लिखे हैं वो याद कर लेना। बता मैं सब रहा हूँ आपको, कोई आसान लगे तो आप लिख लेना। गवर्नमेंट प्रैक्टिकली अप्लाई क्यों नहीं करेगा? गवर्नमेंट ये करेगा अप्लाई, क्यों नहीं करेगा? जब महंगाई कंट्रोल करनी होती है और स्पेंडिंग कम करते हैं, तो हर जगह से स्पेंडिंग कम होती है। तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हर पॉलिसी के होते हैं। सही है।
है, पॉलिसी तो लगानी है ना। तो आगे सुनना, समझ आ जाएगा कौन सी बेहतर है कौन सी नहीं है। अब अच्छा, फिस्कल पॉलिसी भी अब दो तरह की होती है। एएस लेवल में तो अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया ना वो सब एएस लेवल में भी हम पढ़ाते हैं। बस एक ये चीज है जो एएस लेवल में नहीं है, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कि फिस्कल पॉलिसी दो तरह की होती है। एक डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है और एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के थ्रू होती है। देखो आजकल मॉडर्न टाइम्स में ना फिस्कल पॉलिसी कभी भी डिस्क्रिशनरी नहीं होती। डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है व्हेन यू डेलिबरेटली फ्लक्चुएट योर एग्रीगेट डिमांड। डेलिब्रेट करने का मतलब क्या है कि तुम स्पेंडिंग को कम कर रहे हो, टैक्स को बढ़ा रहे हो, मतलब बकायदा ये तुम कर रहे हो। नॉर्मली ये होता नहीं है। जो ट्रेडिशनल फिस्कल पॉलिसी हम पढ़ते हैं ना वो होती नहीं है। मतलब दिस इज अ ट्रेडिशनल फिस्कल पॉलिसी जो हमने पढ़ी है। आजकल के टाइम पे फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर वाली फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि खुद पॉलिसी अप्लाई हो जाती है। जैसे जब इकोनॉमी में ग्रोथ या बूम आएगा तो इकोनॉमी में लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी, तो ऑटोमेटिकली एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम बनाया हुआ है। एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम बनाया हुआ है कि जिधर लोग ज्यादा पैसा कमाना शुरू होते हैं वहां पर ऑटोमेटिकली उनकी इनकम से बड़ा हिस्सा टैक्स का कटना शुरू हो जाता है। जब उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा टैक्स से कटना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली टैक्सेस बढ़ जाते हैं, ऑटोमेटिकली विड्रॉल्स बढ़ जाते हैं। अब तुम बढ़ा नहीं रहे हो, ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। डेलिबरेटली पहले बढ़ा रहे थे ना, ट्रेडिशनल तो थ्योरी हम यही पढ़ते आ रहे हैं इस लेवल से कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है, बढ़ाती थोड़ी है। सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया कि खुद टैक्स बढ़ जाता है। सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया कि खुद टैक्स बढ़ जाता है। और एट द टाइम ऑफ ग्रोथ एंड बूम इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग खुद ब खुद कम हो जाती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग खुद ब खुद कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम देने। जब आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम देने तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो गई। तो देखो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हुई, ऑटोमेटिकली टैक्स बढ़ा। जान पूछकर स्पेंडिंग रही, जान पूछकर टैक्स बढ़ा। बहुत फर्क है डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के थ्रू जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें बहुत फर्क है। ये खुद आपकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर देता है। ये हमने एक्सेलरेटर प्रिंसिपल में पढ़ा है। जब हम इन्वेस्टमेंट बाय एक्सेलरेटर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने ये चीज पढ़ी थी कि किस तरीके से इकोनॉमिक साइकिल खुद ब खुद स्टेबलाइज हो जाती है। क्लियर है ये बात? अच्छा, फिर जो पॉलिसी आपके पास आती है वो आती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी इज आल्सो अ डिमांड सेट पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में भी आप एग्रीगेट डिमांड को कम करोगे, पर मॉनेटरी पॉलिसी इज अ बेटर पॉलिसी देन फिस्कल पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये आपको भी पता चलेगा। मॉनेटरी पॉलिसी के ना टूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले तो मनी सप्लाई के बारे में सीख लो। मैंने आपको मनी सप्लाई के सारे सोर्सेज बता दिए थे कि मिनिमम रिजर्व रेशियो होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, टोटल करेंसी फ्लोज होते हैं, फिर एक डिस्काउंट रेट होता है। डिस्काउंट रेट का मतलब बेसिकली ये होता है कि रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरोज फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। देखो हम लोग जो है ना वो कमर्शियल बैंक से बोरो करते हैं तो उसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। जिस रेट का हम बोरो करते हैं वो इंटरेस्ट रेट होता है। पर जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो करती है ना उसको डिस्काउंट रेट कहते हैं। जब एक सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई कम करनी होती है ना, जब एक सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई कम करनी होती है ना तो वो डिस्काउंट रेट बढ़ा देता है। तो जब आप डिस्काउंट रेट बढ़ा दोगे ना तो कमर्शियल बैंक आपसे बोरो नहीं करेगा, और जब कमर्शियल बैंक आपसे बोरो नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और जब उसको मनी सप्लाई बढ़ानी होती है ना तो वो डिस्काउंट रेट को कम कर देते हैं ताकि बैंक्स बोरो करें, मनी सप्लाई बढ़े। क्योंकि जब बैंक्स सेंट्रल बैंक से बोरो करती हैं, जब कमर्शियल बैंक, बेटा माइंड एक पूरा टॉपिक है ये भी कवर नहीं हो सकता। जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो करती है तो वो उस पैसे से मजीद पैसा बनाती है, क्योंकि वो पैसा लेंड करती है। मैंने आपको पढ़ाया था ना पूरा। तो पैसा लेंड होता है। जब पैसा लेंड होता है तो उससे फर्दर आपकी इकोनॉमी में पैसा क्रिएट होता है। तो इसको बस इस तरह याद कर लो कि इफ यू इंक्रीज द डिस्काउंट रेट मनी सप्लाई कम हो जाएगा, इफ यू रिड्यूस द डिस्काउंट रेट मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंकों के पास पैसा आ जाएगा। सही है? तो ये इंटर बैंक रेट भी बोलते हैं इसको। अगेन अगर आपको ये वाला पता है, आपको ये वाला पता है, या आपको ये वाला पता है, कोई भी एक आपको पता होना चाहिए बस, मनी सप्लाई चेंज कैसे होती है। आप एएस की तरह पॉलिसी नहीं समझाओगे। आप मनी सप्लाई को जब चेंज करोगे ना तो आपको कोई एक चीज यहाँ पर लिखनी पड़ेगी कि हाउ आर यू चेंजिंग द मनी सप्लाई। आप मनी सप्लाई किसके थ्रू चेंज कर रहे हो? आप ओपन मार्केट ऑपरेशन से कर रहे हो, आप मिनिमम रिजर्व रेशो से कर रहे हो, आप टोटल करेंसी फ्लो से कर रहे हो, या आप रूल्स एंड रेगुलेशन से कर रहे हो। आप रूल्स एंड रेगुलेशन से कर रहे हो बैंक लेंडिंग। जैसे अक्सर गवर्नमेंट जो है ना वो स्ट्रिक्ट कर देती है बैंक लेंडिंग को, कहती है कि इतना आसानी से लोन नहीं मिलेगा। तो बहुत तरीके होते हैं, ये बहुत तरीके होते हैं। पर डायरेक्ट पॉलिसी सीखते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल बैंक।
देयर आर 4 टूल्स: मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट एंड रेगुलेशन ऑफ लोन्स। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाऊंगा, इकोनॉमी में स्पेंडिंग रोकनी है, इकोनॉमी में पैसों की रोलिंग रोकनी है, तो मनी सप्लाई को कम करूंगा। मनी सप्लाई को कैसे कम करूंगा? देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई, देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। जैसे मिसाल के तौर पे मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो है वो फॉर एग्जांपल ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू कर सकता हूं। मैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू कर सकता हूं, मैं इशू कर सकता हूं बॉन्ड्स। जब मैं लोगों को बॉन्ड्स इशू करूंगा तो लोग मुझे पैसे दे देंगे, तो इससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। जैसे मैं ऐसा गवर्नमेंट आपको बॉन्ड बेच रहा हूं, तो जब मैं आपको बॉन्ड बेच रहा हूं तो आप मुझे पैसे दे रहे हो, मैं आपको बॉन्ड दे रहा हूं, तो सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स रिड्यूसेस द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कम होगा तो इंटरेस्ट रेट खुद बढ़ जाएगा। ये मैंने आपको इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन में सिखाया था। व्हेन द मनी सप्लाई फॉल्स, इकोनॉमी में लिक्विडिटी शॉर्टेज हो जाती है, और जब लिक्विडिटी शॉर्टेज हो जाती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। या तो मनी सप्लाई को कम करके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, और अगर तुम्हें मनी सप्लाई नहीं छेड़ना है, जैसे तुम्हें गवर्नमेंट तुम कह रहे हो मनी सप्लाई नहीं छेड़ना, तो तुम डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। मनी सप्लाई को छेड़ना जरूरी नहीं होता। अगर आपको मनी सप्लाई नहीं छेड़ना ना, तो आप डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। जैसे दो तरीके होते हैं, या तो मनी सप्लाई को गिराओ, इंटरेस्ट रेट खुद बढ़ जाएगा, या तो मनी सप्लाई को अपनी जगह पे ही छोड़ दो, इंटरेस्ट बढ़ा दो, डायरेक्ट डायरेक्ट इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि मनी सप्लाई को कम करके ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ले रहे ये चीज? पूछो पूछो, कोई भी सवाल है पूछो। क्या कंफ्यूजन है? नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। देखो, मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करता है, मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। सही है, ये याद रखना, मैंने आपको स्पेशली बताया था। देखो, मनी सप्लाई इज अ वर्टिकल लाइन, मनी सप्लाई इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय इंटरेस्ट रेट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो वो बाद में होगा, जब लोग अपना पैसा बैंक में डाल देंगे और फिर वो पैसा फर्दर लोन आउट होगा और फिर मनी सप्लाई बढ़ेगा। ये बहुत इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट वो है। सही है। नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी के सारे टूल्स बताने से बेटा, आप 20 मार्क का सवाल कर रहे हो ना बेटा, आप 4 मार्क का सवाल थोड़ी कर रहे हो कि आप एक पॉलिसी समझा दोगे। सही है। तो आप मॉनेटरी पॉलिसी को पेपर में कैसे समझाओगे? आपने इंटरेस्ट रेट पढ़ा दिया ना, बहुत आसान है। 3 लोगों पे इम्पैक्ट बताना होता है, 3 लोगों पे इम्पैक्ट बताना होता है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछो, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। एक और एएस की चीज भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको ना पता हो। अब एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट का ना एक्सचेंज रेट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ये एक एएस लेवल की चीज है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इंटरेस्ट रेट का एक्सचेंज रेट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, जब एक कंट्री अपने इंटरेस्ट रेट को कम करती है ना, तो उसका मतलब वहां की बैंक सेविंग पे कम रिटर्न दे रही है। अगर जैसे पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, सुनना जरा, पाकिस्तान अगर अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, तो इसका मतलब पाकिस्तान की बैंक्स का रिटर्न कम है। और जब पाकिस्तान की बैंक्स का रिटर्न कम है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर्स आके पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और जब पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर्स आके पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे और पाकिस्तान की बैंक में पैसा सेव नहीं करेंगे, तो इससे आपकी करेंसी की डिमांड गिर जाएगी। और आपकी करेंसी की डिमांड गिरती है तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। और आपके वाले बंदे ये बोलेंगे कि यार, अपने मुल्क का तो बैंक कोई रिटर्न ही नहीं दे रहा है, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपना पैसा लेके बाहर चले जाएंगे। एंड व्हेन दे विल इन्वेस्ट देयर मनी इन अदर कंट्रीज, द सप्लाई ऑफ करेंसी विल इंक्रीज, क्योंकि मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है, वैल्यू कम होगी, करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट का जो रिलेशन है ना, वो पॉजिटिव होता है। इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है, एक्सचेंज रेट इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट नहीं करता। आप अपने मुल्क का इंटरेस्ट रेट कम करोगे, आपका एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। और अगर हमारी एग्जांपल जो भी है, जिसके ग्राफ्स भी होते हैं, वो हम एक्सचेंज रेट के टॉपिक में देखेंगे। अगर पाकिस्तानी बैंक्स इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है ना, तो अब हमारी बैंक बाहर मुल्कों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। बाहर कंट्री के इन्वेस्टर्स हमारी बैंकों में पैसा सेव करेंगे, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। तो डिमांड फॉर रुपीज बढ़ेगी, करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। और आपका वाला जो पैसा बाहर लेके गया था ना पहले लालच में कि अपने मुल्क में रिटर्न ही नहीं है, किसी दूसरे मुल्क में पैसा लगाते हैं, जिस दिन पाकिस्तान में इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो अपना पैसा वापस लेके आ जाएंगे, सप्लाई ऑफ करेंसी कम हो जाएगी, करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए? क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे ना, तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा। देखो, सेवर्स और बोरोवर्स वाला बहुत सिंपल पॉइंट है। आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे, सेव लोग ज्यादा करेंगे, स्पेंड कम करेंगे, कंजम्पशन कम होगी,
ईडी कम हो जाएगा, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। सही है। बोरोवर्स जो है वो बोरो कम करेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है, इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो कंज्यूमर्स भी कम बोरो करेंगे तो कंजम्पशन गिरेगी, इन्वेस्टर्स कम बोरो करेंगे तो इन्वेस्टमेंट गिरेगी, तो इससे भी एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चेन होती है जो बच्चे स्किप कर जाते हैं। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से एक्सचेंज रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से एक्सचेंज रेट बढ़ता है, करेंसी अप्रिशिएट होती है। करेंसी जब अप्रिशिएट होती है ना तो इसका मतलब एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ गई है, इंपोर्ट की प्राइस गिर गई है। एंड आई एम अज्यूमिंग द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज इलास्टिक। आई एम अज्यूमिंग द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज इलास्टिक। जब एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू गिर जाएगा, इंपोर्ट की प्राइस गिरेगी तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अब आप देखो, आपका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम है। जब इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट के रेवेन्यू से ज्यादा होता है ना तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, और जब बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो जाता है तो उस मुल्क में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। आप देखो, मैंने हर एंगल से एग्रीगेट डिमांड को गिरा दिया। मैंने सी भी गिरा दिया, मैंने आई भी गिरा दिया, मैंने एक्स माइनस एम को भी गिरा दिया। तो हर एंगल से मैंने जो है वो अपनी इकोनॉमी में क्या करा है, हर एंगल से जो है वो मैंने अपनी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को गिरा दिया और डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दिया। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो यू कैन शो दिस ग्राफिकली कि आप मनी सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करोगे, मनी सप्लाई पीछे जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी इकोनॉमी में आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। सही है। सिंपल ग्राफ है, ये हम पहले भी बना चुके हैं। मॉनेटरी इन्फ्लेशन में ऑपोजिट हो गया है बस। इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन नेगेटिव होता है ऑलवेज, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी ना, तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। एमईसी की लाइन नहीं भूल गया, एमईसी की लाइन। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की लाइन स्टीपर, इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है। अभी मैं आपको इफेक्टिवनेस में ये चीज बता रहा हूँ कि हमेशा इंटरेस्ट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम नहीं होती, कभी कभार इंटरेस्ट ज्यादा से बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट कम से गिरती है। देखो, इफ अ बिजनेस हैव ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अगर एक बिजनेस के पास ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस होती है ना तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट पे इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बिजनेस के पास ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है तो इंटरेस्ट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट पे इतना फर्क नहीं पड़ता। फिर ये चीज सही है। एक और जो सबसे खास बात मॉनेटरी पॉलिसी की, मैंने क्यों ये आपको बोला कि फिस्कल पॉलिसी से बेहतर मॉनेटरी पॉलिसी है। देखो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन फिस्कल भी कर रहा है, मॉनेटरी भी कर रहा है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन फिस्कल भी कर रहा है, मॉनेटरी भी कर रहा है कंट्रोल। पर मॉनेटरी पॉलिसी को जो एज मिलता है फिस्कल पॉलिसी से, वो कॉस्ट पुश में मिलता है। जब एक्सचेंज रेट आपका बढ़ जाता है ना, जब आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है तो इंपोर्ट की प्राइस कम होती है। मैंने अभी आपको बताया, मैंने पीछे अज्यूम करा था कि डिमांड इलास्टिक है। अगर मैं कोई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल मंगवा रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान मंगवाता है, अगर आप कोई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल किसी दूसरी कंट्री से मंगवा रहे हो तो उसकी डिमांड तो इनइलास्टिक होती है, क्योंकि ये तो असेंशियल चीज है। क्योंकि आपकी कंट्री में एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है, आपकी कंट्री में एक रॉ मटेरियल नहीं है, तभी तो आप इंपोर्ट करते हो। तो जब एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है ना इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से, तो इंपोर्ट की प्राइसेस कम हो जाती हैं, तो ये रॉ मटेरियल आपको सस्ता पड़ता है। जब ये रॉ मटेरियल आपको सस्ता पड़ता है ना तो इससे आपका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, और जब आपके इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो जाता है तो आपकी इकोनॉमी में कॉस्ट कम होती है, और कॉस्ट के कम होने से शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता है, जिससे आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो फिस्कल पॉलिसी जो पीछे रह गई है मॉनेटरी पॉलिसी से, वो इसी वजह से रह गई है कि मॉनेटरी पॉलिसी डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दोनों कंट्रोल करती है, और फिस्कल पॉलिसी सिर्फ डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है। तो हमेशा जब भी आप पेपर में इवैल्यूएशन कर रहे हो ना तो ऑलवेज मॉनेटरी को सपोर्ट करना अगर फिस्कल से कंपैरिजन हो रहा है। क्या इफेक्टिवनेस है पॉलिसी की? भाई टाइम लैग, सबसे बड़ा मसला टाइम लैग है। टाइम लैग बिटवीन चेंजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड इट्स इंपैक्ट। भाई वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे लिखा हुआ है 18 महीने लगते हैं, काफी वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है 18 महीने लगते हैं। आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे ना, 18 महीने में इंपैक्ट आएगा इसका। और खास करके वो कंट्रीज जहाँ पर बैंकिंग सेक्टर इतना नहीं है, जैसे पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर इंटरेस्ट हराम है, और ये रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से जो है ना बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी हैं। तो टाइम लैग बहुत आता है। इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो उसका इंपैक्ट आने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में, जहां पर बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। जिधर बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट भी इतनी नहीं गिरती, क्योंकि इंटरेस्ट इन इलास्टिक रिस्पॉन्स होता है। देखो, इफ अ बिजनेस हैव ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल नॉट डिस्करेज फंड्स इफ दे हैव अदर सोर्सेज। इंटरेस्ट रेट ही खाली सोर्स थोड़ी है, मतलब बैंक की लेंडिंग ही थोड़ी, मतलब मुझे अगर बिजनेस खोलना है तो क्या मैं बैंक से बोरो करूंगा? भाई मेरे पास, अगर मेरा एक ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है तो मेरे पास मेरे पुराने प्रॉफिट्स हो सकते हैं, मेरे पास मेरे शेयर होल्डर्स हैं, मुझे हमेशा बैंक से थोड़ी बोरो करने की जरूरत है।
इकोनॉमी में ऑप्टिमिज्म बहुत होता है। एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन इकोनॉमी में ऑप्टिमिज्म क्या पता ज्यादा हो, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ है भाई। अगर एक इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, एडी बढ़ा हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, लोग पैसे कमा रहे हैं। ओवरहीट तो इकोनॉमी हो रही है पर लोग पैसे कमा रहे हैं। उस टाइम पे इकोनॉमी में ना बहुत ऑप्टिमिज्म होता है, लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि मुल्क बहुत ऊपर जा रहा है और सारा सब अच्छा चल रहा है। तो उस टाइम पे आप इनकम टैक्स को बढ़ा भी दोगे, आप इनकम टैक्स को भी छोड़ो, आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा भी दोगे, आप मनी सप्लाई को कम भी कर दोगे, तो उस टाइम पे भी बिजनेस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस तो हाई है। मेरा अगर बिजनेस है और मुझे और इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं शायद बैंक से बोरो कर लूं, भले ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिले, क्या पता मैं ज्यादा पैसे कमा लूं, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्फिडेंस बहुत है इकोनॉमी में, लोग अपनी स्पेंडिंग अभी भी कंटिन्यू रख रहे हैं, तो बिजनेस इन्वेस्ट भी करेगा। तो जब ऑप्टिमिज्म बहुत होता है ना, तो उस टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी शायद फेल भी कर जाए। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, ये जो मनी सोर्सेज की मैंने मनी सप्लाई की मैंने जो आपको इतनी सारी सोर्सेज बताई हैं, क्या इतना आसान होता है ये करना? बहुत मुश्किल काम है। और वही बात है, एग्रीगेट डिमांड को कम करके आपके ऑब्जेक्टिव्स का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो एक कॉमन डिसएडवांटेज है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज का, कि ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज। कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज से मुराद ये है कि आपके तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जब आप एग्रीगेट डिमांड को कम करते हो तो प्राइस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो जाता है, प्राइस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो जाता है, पर फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता, क्योंकि रियल जीडीपी कम हो जाता है। तीन ऑब्जेक्टिव है, प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो गया पर इकोनॉमिक ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं हुए। अब ये तो एएस लेवल का ग्राफ है जो मैंने बनाया हुआ है, एटी को लेफ्ट शिफ्ट करा हुआ है। ए2 लेवल पे आप कौन सा बनाओगे? ए2 लेवल पे आप ये वाला बनाओगे। बेसिकली आप इस चीज को समझो कि आप कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कब लगाते हो? जब एक इकोनॉमी में पॉजिटिव आउटपुट गैप होता है। पॉजिटिव आउटपुट गैप क्या था याद है? दूसरा नाम क्या था पॉजिटिव आउटपुट गैप का? जब आपका एक्चुअल पोटेंशियल से आगे निकल जाता है, जब आपकी इकोनॉमी ओवरहीट कर जाती है, तब लगाते हो आप। कौन सा गैप होता है ये? दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं जो वर्ड हमने यूज किया था? इन्फ्लेशनरी गैप्स, बिल्कुल। तो एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप्स ये पॉलिसी लगाई जाती है। इन्फ्लेशनरी गैप के टाइम पे ये पॉलिसी लगाई जाती है, आपका एक्चुअल पोटेंशियल से आगे होता है, ये पोटेंशियल है, ये एक्चुअल है, तो आपको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को गिराना होता है टू फुलफिल दिस गैप, एंड दिस इज द गैप वी आर टॉकिंग अबाउट, द चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू रीच बैक टू द पोटेंशियल। इंजेक्शन विड्रॉल वाला ग्राफ हम पेपर में नहीं बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे जिसमें आप एडी को सिंपल लेफ्ट शिफ्ट करके दिखाओगे, और ये वाला बनाएंगे जिसमें तुम गैप को खत्म करके दिखाओगे। मतलब ये गैप है ना इकोनॉमी में, इस गैप को तुमने खत्म कर दिया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को गिरा के। तो दिस वाज द एक्चुअल गैप, याद है कि कितना चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है टू फुलफिल दिस गैप। ठीक है, तो ये आपकी डिमांड साइड पॉलिसीज थी। अगर कोई सवाल है इसमें तो पूछ लो। बढ़ जाओ आगे। रेगुलेशन वाला जो टूल है ना, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में अच्छा सवाल पूछा किसी ने, ये जो रेगुलेशन वाला टूल है आप उसको सिंपली क्या कर दोगे? स्ट्रिक्ट कर दोगे। स्ट्रिक्ट कर दो, जैसे बैंक लेंडिंग स्ट्रिक्ट कर दो कि लोन लेना आसान नहीं है लोगों के लिए, इससे स्पेंडिंग रुक जाएगी खुद। ये इतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है पेपर में। अच्छा, फिर जो आपके पास पॉलिसी आती है ना, वो सप्लाई साइड पॉलिसी है ना। सप्लाई साइड पॉलिसी टारगेट्स टू थिंग्स, या तो तुम्हें शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना है कॉस्ट को कम करके, मतलब इकोनॉमी में कॉस्ट को कम करो, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। ये कैसे होता है? कॉस्ट को कम करके शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कैसे बढ़ती है? आपको गवर्नमेंट इंटरवेंशन रिड्यूस करनी पड़ेगी। अगर आपको एक इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना है तो यू विल हैव टू रिड्यूस द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट्स। इफ यू वांट टू इंक्रीज द शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, आपको गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन मार्केट्स कम करनी पड़ेगी, मार्केट को अपने हिसाब से काम करके देना पड़ेगा। मार्केट बेस्ड अप्रोच कहते हैं या मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच कहते हैं इसको। और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाने का मतलब है कि आप अपनी कंट्री के पीपीसी को राइट पर शिफ्ट कर रहे हो, आप अपनी कंट्री के पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, तो दिस इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट।
इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच कहते हैं इसको. देयर आर टू अप्रोचेस टू सप्लाई साइड पॉलिसी. वन अप्रोच इज द मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच वेयर यू ट्राई टू इंक्रीज द शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई बाय रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट्स. And one is to increase the long run aggregate supply जिसमें direct government की involvement required है. So this is known as interventionist approach. ग्राफिकल डिफरेंस देख लो दोनों में. आप शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा के भी महंगाई को कम कर सकते हो, और ये एक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बना हुआ है जिसपे तुम्हारा एक एग्रीगेट डिमांड बना हुआ था. तुम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट कर दोगे, इसी एग्रीगेट डिमांड पे तुम्हारी प्राइसेस कम हो गई है. देखो ग्राफ को गौर से देखो क्या हो रहा है. तुम इनिशियली इस पॉइंट पे थे, ये तुम्हारा पोटेंशियल था और ये तुम्हारी प्राइस थी. तुमने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करा तो इसी एग्रीगेट डिमांड पे तुम नीचे आ गए और तुम्हारा आउटपुट गैप इकोनॉमी में आ गया वापस. तो तुमने इकोनॉमी को ओवर हीटिंग से थोड़ा कम कर दिया और तुमने प्राइस लेवल को कम कर दिया. तो बेस्ट पॉलिसी जो होती है ना, बेस्ट पॉलिसी वो ये है. दिस इज द बेस्ट पॉलिसी. सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को राइट पर. ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है और ये परमानेंट सोल्यूशन है. पर एज एन A2 स्टूडेंट आप कभी भी ये नहीं लिख सकते कि ये पॉलिसी अच्छी है, ये पॉलिसी अच्छी है, ये पॉलिसी अच्छी है. मैं आपको एंड में बताऊंगा किस तरह पॉलिटिकल आपको आंसर में खेलना है एंड में कंक्लूजन में. एग्जामिनर को यही वही बच्चे पसंद हैं जो बहुत ज्यादा टेक्निकल स्टेटमेंट देते हैं और किसी पॉलिसी की तरफ नहीं जाते. सप्लाई साइड पॉलिसी का जनरल एडवांटेज क्या है? देखो सप्लाई साइड पॉलिसी का जनरल एडवांटेज ये होता है कि एक नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ देती है ना. आप खुद देखो, प्राइस कम हो रही है तो प्राइस स्टेबिलिटी का भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है. रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? फुल एम्प्लॉयमेंट का भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है. तो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी है ये. नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ इन जीडीपी दे रही है आपको. क्या आपके मुल्क का रियल जीडीपी भी बढ़ रहा है, महंगाई भी कम हो रही है, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी है, सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ अचीव हो रहे हैं. सही है. और पीपीसी को राइटवर्ड शिफ्ट भी कर रहे हो, एक्चुअल भी बढ़ा रहे हो, तो हर चीज हो रही है इसमें. सही है. तो मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच में क्या होता है? मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच में आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन को कम करते हो. कैसे इंटरवेंशन कम करते हो? जैसे डीरेगुलेशन कर दिया, रूल्स एंड लॉस कम कर दिए, लो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट कर दिए, ज्यादा फर्म्स को एनकरेज करा टू ओपन बिजनेसेस, एंटरप्राइज बढ़ाया, मार्केट में कंपटीशन बढ़ाया, मार्केट में प्राइस लेवल को कम करा, मार्केट में कंज्यूमर के लिए चॉइसेस बढ़ा दी. तो ऑटोमेटिकली इससे प्राइस कम होना शुरू हो जाएगी थ्रू कंपटीशन. प्राइवेटाइजेशन कर सकती हो भाई. जो गवर्नमेंट इदारे सही काम नहीं कर रहे वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दो. सही है. प्राइवेट सेक्टर वर्क्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, प्राइस लेवल कम हो जाएगी. ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स. भाई ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन क्या करती है? ट्रेड यूनियन बार बार वेजेस बढ़ाने की बात करती है. बार बार बोलती है वर्कर की वेजेस बढ़ाओ, कुछ भी हो जाए वेजेस बढ़ाओ. इंडस्ट्रियल एक्शन करती है, स्ट्राइक्स पे बैठ जाती है, गो स्लो, स्लो काम करते हैं. तो ये सारी हरकतें खत्म करने के लिए ट्रेड यूनियन को रिफॉर्म कर दो. रिफॉर्म का मतलब क्या है? रिफॉर्म देखो वर्ड से समझ आ रहा है. रिफॉर्म कि ट्रेड यूनियन के रोल्स चेंज कर दो, लेजिस्लेशन पास करो जिससे ट्रेड यूनियन की पावर कम हो जाए. ये क्यों बार बार तंग कर रहे होते हैं फर्म्स को वेजेस बढ़ाने के लिए? तो ट्रेड यूनियन की पावर कम करोगे ना, खुद वेजेस कम होंगी, खुद कॉस्ट कम होंगी, खुद प्राइस लेवल कम हो जाएगा. और सबसे घटिया पॉलिसी जो पेपर में एक बच्चा लिख सकता है ना, वो सब्सिडी है. पॉलिसी सही है, आंसर में नहीं लिखना है कभी. अच्छी कुछ अच्छा बताना, जैसे ये बताना, ये बताना, ये मत बताना भाई. इजी वे आउट होता है ये. सब्सिडी दे दो, कॉस्ट कम हो जाएगी, प्राइस लेवल कम हो जाएगी, वापस एएस से भेज देगा आपको. इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर दो, कॉस्ट कम हो जाएगी, प्राइस लेवल कम हो जाएगी. ये भी घटिया पॉइंट है. ये अच्छा पॉइंट है कि कॉर्पोरेशन टैक्स को कम कर दो, नए बिजनेसेस खुलेंगे, रिटेन प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, इकोनॉमी की सप्लाई बढ़ जाएगी. तो अच्छी पॉलिसीज देखो पेपर में. इफेक्टिवनेस बहुत सिंपल है कि आप टैक्स कट्स कर रहे हो, आप इनडायरेक्ट टैक्स गिरा रहे हो, आप कॉर्पोरेशन टैक्स गिरा रहे हो, तो इससे क्या होगा? इनकम इनइक्वालिटी बढ़ सकती है. टैक्स कॉस्ट में बेनिफिट द रिच. एक्सपेंसिव है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, टाइम लैग है, टाइम टेकिंग पॉलिसी है. प्राइवेटाइजेशन करोगे तो प्राइवेट सेक्टर अपनी मोनोपोली ना बना दे, आउटपुट रिस्ट्रिक्ट करके कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करना ना शुरू कर दे. डीरेगुलेशन करोगे तो नए धंधे खुलेंगे. अब नए धंधे फेल ही होते हैं, मतलब 70-80% स्टार्टअप्स फेल. तो आप डीरेगुलेशन करके ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि कंपटीशन बढ़ जाएगा और सब अच्छा हो जाएगा. ये डीरेगुलेशन खुलते साथ ही खत्म हो जाता है. सही है. गवर्नमेंट फेलियर है, पुअर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इफेक्टिवली ये पॉलिसीज अप्लाई कर देगी. देखो गवर्नमेंट में दम भी होना चाहिए. अगर अंदर करप्ट लोग बैठे हुए हैं और स्लो काम हो रहा है और ब्यूरोक्रेसी बहुत है, तो आप कोई भी पॉलिसी लगा लो, वो फेल ही करनी है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग से बजट डेफिसिट्स हो जाते हैं. पैसा चाहिए इन सारी चीजों के लिए, वक्त चाहिए इन चीजों के लिए, तो नहीं हो सकता, तो आसान नहीं है. इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच किया है. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करो, स्किल्स बढ़ाओ, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, इकोनॉमी का पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट करो.
सही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करो, कैपिटल प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, इकोनॉमी में डाइवर्सिफाई करो इकोनॉमी को। एक सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, ओवर स्पेशलाइजेशन नुकसानदेह होती है, डाइवर्सिफाई करो इकोनॉमी को और सेक्टर्स को उठाओ, इससे पीपीसी राइट पर शिफ्ट होता है आपका। इनकम इनइक्वालिटी क्यों होगी? क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स को कम करोगे तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी, अमीरों पे टैक्स कम कर रहे हो ना। मतलब स्पेसिफिकली जिस टैक्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कॉर्पोरेशन है। इट इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। अमीर से ज्यादा लेता है ना। नहीं, डायरेक्ट ना लिखो, हमेशा स्पेसिफाई करो किस टैक्स की बात कर रहे हो। अच्छा, कुल मिला के कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी एंड सप्लाई साइड, व्हिच वन इज बेटर? मॉनेटरी पॉलिसी इज बेटर इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन व्हेन कंपेयर्ड विद फिस्कल पॉलिसी। सही है। मॉनेटरी पॉलिसी इज बेटर इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन व्हेन कंपेयर्ड विद फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी, बिल्कुल, एलआरएएस का मतलब पीपीसी राइट पर शिफ्ट हो रहा है। इसको ऐसे याद कर लो ना, एलआरएएस इज बेसिकली पीपीसी, ऐसे याद कर लो। Monetary policy is better in controlling inflation when compared with fiscal policy because monetary policy कॉस्ट पुश और डिमांड पुल दोनों को कंट्रोल कर रही है, फिस्कल सिर्फ डिमांड पुल को कंट्रोल कर रही है। कॉमन डिसएडवांटेज दोनों का वही है, कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज है। इन दोनों से बेहतर पॉलिसी सप्लाई साइड है। तो इफ द इशू इज इमीडिएट, गो फॉर डिमांड साइड पॉलिसीज एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब डिमांड साइड में भी आप मॉनेटरी के लिए जाओ, और अगर ये लॉन्ग रन सोल्यूशन है, लॉन्ग रन सोल्यूशन चाहिए, जल्दबाजी नहीं है, तो सप्लाई साइड पॉलिसी की तरफ जाओ, नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ करो इकोनॉमी। Overall, it depends how effective is the government and the cost and the ease of applying the policy. हर पॉलिसी में गवर्नमेंट का रोल सबसे बड़ा है, चाहे मॉनेटरी लगाओ चाहे सप्लाई साइड पॉलिसी लगाओ, गवर्नमेंट अगर बेकार है ना तो फिर कोई पॉलिसी आपकी काम नहीं करेगी, कुछ भी कर लो आप। तो in practice it may become difficult to distinguish between demand pull and cost push inflation, where inflation increasingly becomes a mixture of two. कभी कभार ऐसा होता है कि मुल्क में दोनों इन्फ्लेशन एक साथ आ रही होती है और कौन सी ज्यादा होती है हमें नहीं पता होता। एक इकोनॉमी में प्राइस लेवल 20% से बढ़ रही है, मुझे क्या पता डिमांड पुल से कितनी बढ़ रही है, कॉस्ट पुश से कितनी बढ़ रही है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप ये? This means that the government can consider monetary, fiscal, and supply side policies depending on the intensity of inflation. This would attempt to balance the short-term correction to inflation with long-term inflation management. This is the conclusion of your answers. अगर एक inflation पे सवाल आता है तो जब भी पेपर में कॉन्ट्रैक्शनरी, फिस्कल, मॉनेटरी या सप्लाई साइड की बात कर रहे हो ना, तो ये आखिरी कंक्लूजन आपका ये है, ये आखिरी कंक्लूजन है आपका आंसर का। सही है। ये पैराग्राफ रट्टा मार दो। कंक्लूजन में ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कितनी प्राइस डिमांड पुल की वजह से बढ़ रही है, कितनी प्राइस कॉस्ट पुश की वजह से बढ़ रही है, नहीं पता। मैं आपको कह रहा हूँ पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 30% है। अब आप ये बता सकते हो कि कॉस्ट पुश कितनी है, डिमांड पुल कितनी है इसमें? दोनों एक साथ भी तो आती है, सिर्फ कॉस्ट पुश या सिर्फ डिमांड पुल थोड़ी होती है। अब कितना किसका एलिमेंट है नहीं पता ना भाई। अगर तुम्हें सिर्फ डिमांड पुल कम करनी है तो तुम फिस्कल लगा दो। मैं क्यों कह रहा हूँ मॉनेटरी बेहतर है? क्योंकि वो कॉस्ट पुश भी कंट्रोल करती है। अब अगर एक इकोनॉमी है जहां पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है ही नहीं, तो फिर मॉनेटरी बेहतर नहीं है, फिर फिस्कल भी बेहतर हो सकती है। देखो बहुत इसमें इवेल्युएशन है और बहुत कंक्लूजन है जो आप पेपर में बना के उसको दे सकते हो। सही है। अब दो 20 मार्क के सवाल हैं जो कि 5 मिनट में हो जाएंगे। सवाल देख लो क्या है। पहला सवाल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एक सवाल पढ़ो जरा, ये सवाल पढ़ो। ये सवाल मैंने चेंज करा है। अब ये क्यों चेंज करा है मैं आपको इसकी रीजन जब डिफ्लेशन की पॉलिसी बताऊंगा ना फिर बताऊंगा। सवाल पढ़ो जरा। सवाल क्या है? With the help of diagram, assess the effectiveness of using fiscal policy to close a positive output gap in the economy. So, what is a positive output gap? Inflationary gap.
तो पहले तो आप बता दो कि इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या है, सारा समझा दो उसको, दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप, दिस इज डिफ्लेशनरी गैप, फिर इन्फ्लेशनरी गैप ऐसे भी समझा दो, सही है। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिस्कल पॉलिसी डिफाइन करो, उसके टूल्स बताओ, सब समझाओ कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कैसे अप्लाई होती है। A2 का आंसर है तो आंसर का स्टैंडर्ड बताओ विद न्यूमेरिकल मल्टीप्लायर इफेक्ट। डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। जैसे मिसाल के तौर पे जब आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करोगे 1 मिलियन से या 100 मिलियन से, तो 100 मिलियन से जब आप स्पेंडिंग कम करोगे और एक इकोनॉमी का MPC 0.8 होगा तो मल्टीप्लायर कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 1/1 - C करोगे तो 5 आंसर आएगा। तो 500 मिलियन से तुम्हारी रियल नेशनल इनकम कम हो जाएगी। तो एक पेपर में उसको बताओ किस तरीके से गवर्नमेंट जो है ना वो इकोनॉमी में कर रही है, बताओ बजट सरप्लस रन कर रही है, सारी चीजें बताओ अच्छी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके। दो डायग्राम्स यहाँ और बनेंगे जिसमें तुम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कम करके पॉजिटिव आउटपुट गैप को खत्म करके दिखाओगे और AD को कम करके महंगाई कंट्रोल करके दिखाओगे। पॉलिसी पूरी समझा दी, आगे क्या बोल रहा है, अफेक्टिवनेस किधर डिस्कस होगी, AO3 में। 14 मार्क में तो ये बताना है पॉलिसी काम कैसे करेगी। अब बताओगे अफेक्टिवनेस क्या है, अफेक्टिवनेस इतने सारे पॉइंट्स अभी बताए थे आपको मैंने, कोई भी 3 अफेक्टिवनेस के बेहतरीन पॉइंट उठा लो और फिर जो है ना ऑल्टरनेटिव पॉलिसी दो उसको सप्लाई साइड, और फिर आंसर को कंक्लूड करो जो अभी मैंने एंड में आपको लाइन पढ़वाई है एक, ये आंसर है आपका। मॉनेटरी पॉलिसी को ना लेके आओ, सप्लाई साइड ले आओ बीच में इवैल्यूएशन में। समझ गए। कंक्लूजन में वो पैराग्राफ आएगा जो अभी मैंने आपको बताया है। सही है, वेरी 20 मार्क का क्वेश्चन। अगर इस फिस्कल को मॉनेटरी कर दूं तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, बस मॉनेटरी पूरा आएगा, मॉनेटरी की इफेक्टिवनेस आएगी और वही कंक्लूजन होगा। मतलब देखो क्वेश्चन 2 हमारा यही है, ये देख लो क्या करा है क्वेश्चन 2 में मैंने। ये सवाल आए नहीं है पेपर में, ये मैं पॉसिबल सवाल बना रहा हूँ जो इस साल आ सकता है। ये रिपीट ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे मतलब 2023 में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं भी आपको मैं दिखा सकूं जो एग्जैक्टली इस लेक्चर से मैच करता हो। तो मैंने खुद सवाल को ट्वीक कर दिया है। अब जैसे ये सवाल है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू क्लोज अ पॉजिटिव आउटपुट गैप। अब वर्डिंग चेंज पेपर में वो करेगा, सही है। मैट्रिक तो अपन नहीं कर रहे कि रट्टा मार के चले जाए सवाल, थोड़ी बहुत इंग्लिश चेंज होगी तो वो आपको पहचानना पड़ेगा सवाल। वही पूरा इंट्रोडक्शन है, बस फिस्कल की जगह पे पूरा मॉनेटरी समझा दोगे, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी आप समझाओ, तरीके से समझाओ उसको। फिर वही डायग्राम बनेंगे, बस एक एक्स्ट्रा डायग्राम ऐड होगा जो मॉनेटरी पॉलिसी का होता है, एक एक्स्ट्रा डायग्राम ऐड होगा जो मॉनेटरी पॉलिसी का होता है। वही इवैल्यूएटिव कमेंट्स है जो आपको इतने सारे अभी मैंने सिखाए हैं, कोई भी 3 लिख देना। फिर ऑल्टरनेटिव पॉलिसी में सप्लाई साइड पॉलिसी देना है, एक और पैराग्राफ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हो आप। फिर ऑल्टरनेटिव पॉलिसी दो उसको, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी दो उसको। सही है, तो ऑल्टरनेटिव पॉलिसी में सप्लाई साइड पॉलिसी का लिख दोगे और फिर एंड में जो है वो कंक्लूजन का पैराग्राफ आ जाएगा, खत्म आंसर। मनी सप्लाई इंटरेस्ट वाला डायग्राम बनेगा ना बेटा, ये थोड़ा बनाया हुआ तो है। सही है, तो ये 2 सवाल हैं जो बहुत लाइकली हैं कि ये रिपीट हो जाए। सही है। अब जैसे जब हम डिफ्लेशन की पॉलिसीज पढ़ेंगे, फिर हम इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ के उसकी पॉलिसीज पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ के उसकी पॉलिसीज पढ़ेंगे, तो ये पॉलिसी सारी मर्ज हो जाती हैं आपस में। ये पेपर में मर्ज करके भी दे सकता है, पर इंडियन पॉलिसी कभी चेंज नहीं होती। जैसे अभी हमने कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी पढ़ ली ना, तो इसी तरीके से एक्सपेंशनरी होती है। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसीज आर यूज्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, expansionary policies are used to recover from deflation, expansionary policies are used to reduce unemployment। फिर सप्लाई साइड पॉलिसी में भी इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, और डिफ्लेशन में सप्लाई साइड पॉलिसी का कोई काम नहीं होता। तो ये सारा मैं एंड में सब आपको समरी बना के दे दूंगा, जब ये 3 और हम क्लासेस ले लेंगे ना, उसके बाद पूरी समरी मैं आपको दे दूंगा कि किस तरीके से हो रहा है जो भी हो रहा है। मनी सप्लाई का कम करने वाला पूरा प्रोसेस नहीं समझाना, बस थोड़ा सा लिख देना कि गवर्नमेंट मनी सप्लाई कम कर रही है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बॉन्ड्स को इशू कर रही है और बॉन्ड्स को इशू करके मनी सप्लाई को कम कर दिया। तो थोड़ा टर्मिनोलॉजी अच्छी यूज करोगे ना तो फिर आपका
आंसर का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। एएस की तरह पूरा लिख के आ जाओगे ना तो वो फिर वेग हो जाता है आंसर, थोड़ा थोड़ी बहुत आपको ए टू की चीजें यूज करनी है। अब बच्चे कहते हैं कि सर आप क्यों डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट पूरा न्यूमेरिकली समझा रहे हो, ये डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट न्यूमेरिकली क्यों समझा रहे हो, ये जैसे ऊपर जो डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट हमने समझाया था वो यहाँ पर भी मैं समझाऊंगा। मतलब यहाँ पर भी आप डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट समझाओगे कि इन्वेस्टमेंट कम होगी तो ये होगा और ये नंबर्स होंगे, नंबर्स इन्वॉल्व करने हैं। यूज न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड मल्टीप्लायर। यहीं से तो पता चलता है कि बच्चा ए टू का है। फिर ये चीज, ये आपका पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन था।